हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इंडिया एंडेड इट्स स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स कैंपेन विद हाउ मेनी मेडल्स। भारत ने अपना विशेष ओलंपिक विश्व खेल अभियान कितने पदकों के साथ समाप्त किया? ऑप्शंस हैं 305, 205, 202 या फिर 302। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कराया हुआ क्वेश्चन है ये। इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से हमारा चैनल है, करंट अफेयर्स फंडा नाम से। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव हैज़ बीन अपॉइंटेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन C है, छत्तीसगढ़। आपको जानना चाहिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव या फिर TS सिंह देव, इन्हें डिप्टी CM अपॉइंट किया है छत्तीसगढ़ में। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल हैं। अच्छा, एक बार ये लाइन देखिएगा आप। कांग्रेस अपॉइंटेड TS सिंह देव हु हैज़ बीन एट लोअर हेड्स विद चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल एज द डिप्टी CM ऑफ छत्तीसगढ़। एट लोअर हेड्स विद चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, इसका मतलब क्या हुआ? एट लोअर हेड्स, लोअर हेड्स का मतलब यानी कि टकराव होता रहता है जिसके साथ, तो भूपेश बघेल के साथ इनका टकराव होता रहता है, इसलिए लिखा है एट लोअर हेड्स। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, खास करके जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आ जाता है शब्द एट लोअर हेड्स। एट यूज़ होता है इसके पहले। कभी कभी ये भी आ जाता है कि आगे क्या यूज होगा, एट, इन, ऑफ, इस तरह से। अच्छा, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने वाले हैं इस साल के अंत में। साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें, कैपिटल रायपुर है, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। ऑन विच डे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन D है, जून 30। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ये हर साल 30 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU, इसका नाम आपने सुना है, कई बार हम देखते हैं क्वेश्चंस में भी। इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1889 को, 1889 को। तो इसलिए जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इन्होंने 2018 में इस डे को इस्टेब्लिश किया था एक रेजोल्यूशन के थ्रू। आपको बता दें, इस बार इस डे का थीम है पार्लियामेंट्स फॉर द प्लेनेट। अगर हम थोड़ा डेटा देखें तो 26.2% ऑफ द वर्ल्ड्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर वीमेन। तो 26.2% महिलाएं हैं जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं। आउट ऑफ 190 कंट्रीज 78 आर बाईकैमरल, 112 आर यूनिकैमरल। तो 190 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 78 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बाईकैमरल असेंबली है, यानी कि 2 हैं, जैसे राज्यसभा, लोकसभा इस तरह के, और 112 ऐसे जहाँ पर यूनिकैमरल है, केवल एक ही है। 268 चैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं पूरे मतलब विश्व में, जहाँ पर भी संसदें हैं। IPU की बात करें, स्थापना 1889 में हुई, जैसे हमने देखा अभी। हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। एक और डे आपको जानना चाहिए, 30 जून को ही होता है, यह है एस्टेरॉयड डे। ये भी एक एनुअल ग्लोबल इवेंट है और
क्यों होता है 30 जून को? क्योंकि 1908 में एक इवेंट हुआ था जिसका नाम है तुंगुस्का इवेंट, तो इसकी एनिवर्सरी होती है। यहाँ पर एक मेटियोर एयर बस्ट हुआ था लगभग 2150 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, सिबेरिया रशिया फॉरेस्ट में। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पर भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी 67th। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक 67 है और बताया है कि इकलौती ऐसी इकोनॉमी है जिसका जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो काफ़ी तेज़ी से जो है आगे बढ़ रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है ये हम अभी देखेंगे, क्या मतलब है इस टर्म का। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अब टॉप कंट्रीज़ की, तो स्वीडन यहाँ पर टॉप पर है, उसके बाद डेनमार्क है, फिर नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है और 5th नंबर पर है स्विट्ज़रलैंड। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं आउट ऑफ 120 कंट्रीज़ विच हैव बीन रैंक्ड ऑन दिस इंडेक्स। फ्रांस जो कि 7वें नंबर पर है, ये इकलौती G20 कंट्री है जो टॉप 10 में जगह बना पाई है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक्सेंचर के साथ मिलकर पब्लिश की है। अच्छा, एनर्जी ट्रांजिशन हम देख रहे थे, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप फॉसिल बेस्ड जो एनर्जी प्रोडक्शन है, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, कोल से, उससे आप जो ट्रांजिशन कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, है ना, लिथियम आयन बैटरीज की ओर, तो उसको बताते हैं ट्रांजिशन, है ना। नॉन फॉसिल फ्यूल से आप जो है मतलब फॉसिल बेस्ड जो फ्यूल हैं उनसे आप किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर अपना एनर्जी प्रोडक्शन को जो है चेंज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसमें भारत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विच ब्रांच ऑफ द इंडियन मिलिट्री कैरिड आउट एक्सरसाइज रणविजय? भारतीय सेना की किस शाखा ने रणविजय युद्धाभ्यास किया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है इंडियन एयरफोर्स। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक एक्सरसाइज रणविजय को जो है संपन्न किया है विद अ फोकस ऑन इंटीग्रेशन एंड जॉइंट ऑपरेशन। ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई, ये सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज के अंडर में इसको किया गया। तो इसमें सुखोई को यूज़ किया गया। सुखोई आप सभी जानते हैं ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको रशिया की सुखोई ने बनाया है और इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंडर ये बना है। ठीक है, तो इसको भी यूज़ किया गया यहाँ पर। विच ऑर्गेनाइजेशंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द AIP सिस्टम फॉर सबमरीन्स ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए AIP सिस्टम हेतु किन संगठनों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन भी है L&T एंड DRDO। देखिए, लार्सन एंड टोब्रो एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये इंडियन नेवी से संबंधित है और ये है जो हमारी कैलवरी क्लास सबमरीन्स हैं, तो इनके लिए 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यहाँ पर जो है प्रोक्योर किए जाएंगे L&T से। ठीक है, AIP की आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल्स हैं इनको इंडिजिनियसली भारत में ही बनाया गया है नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी जो कि DRDO का विंग है इसके द्वारा, और इसमें L&T इंडस्ट्री पार्टनर रही है। एक ही कमेंट आया कल हमारे पास, सौरभ गौतम इनका नाम है और इनको बहुत बधाई, इन्होंने LIC ADO 2023 क्रैक किया है और ये बता रहे हैं कि मुंबई से जो है टॉप रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे सब्सक्राइबर रहे हैं करंट अफेयर्स फंडा मटेरियल के। ठीक है, तो आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the Under Secretary General and Associate Administrator of the United Nations Development Program UNDP? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है हाओलियांग जू। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने चाइना के हाओलियांग जू इनको UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं या सक्सीड कर रहे हैं? भारत की उषा राव मोनरी को। UNDP की बात करते हैं, स्थापना 1965 में हुई। इसके हेड अचीम स्टेनर हैं और हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू एमरजेंसी 1947 to 1977?
इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अशोक कुमार भट्टाचार्य। देखिए, जाने माने जर्नलिस्ट हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य या A.K. भट्टाचार्य। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका टाइटल है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। तो आज़ादी के बाद के जो 30 वर्ष रहे, इसमें जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे, उनका क्या रोल रहा है इंडिया की इकोनॉमी को एक शेप देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो इसमें डिस्कस की गई है इस पुस्तक में। अदर बुक्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रही। द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन, इसको ऑथर रूपा पाई ने लिखा है। सतीश चंद्र, ये फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, इसका टाइटल है अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। एक पुस्तक कस्तूरी रे ने लिखी है, यह है द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल। विच स्टेट लॉन्च्ड ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर काउ स्लॉटर एंड चाइल्ड एब्यूज केसेस, किस राज्य ने गौहत्या और बाल दुर्व्यवहार मामलों के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट, इन्होंने जो क्रिमिनल्स हैं या फिर जो माफियाज हैं राज्य में, उनसे निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। तो इसमें जो भी प्रोसिक्यूशन जो केसेस रजिस्टर्ड हैं अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोस्को एक्ट के तहत, और या फिर काउ स्लॉटर से संबंधित, रिलीजियस कन्वर्जन से संबंधित, रेप से संबंधित, मर्डर से संबंधित, तो ये जो मामले हैं जल्दी इनका निपटान हो सके, इसलिए ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने हाल ही में प्रिजन रिफॉर्म के लिए कदम उठाए हैं और उत्तर प्रदेश जो प्रिजन्स हैं इनको अब रिफॉर्म होम्स बोला जाएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टेड विच स्टेट बेस्ड महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक टू फंक्शन ओनली एज अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य स्थित महालक्ष्मी सहकारी बैंक को केवल गैर बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्नाटका बेस्ड महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक धारवाड़, इसको कहा है कि आप केवल नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि NBFC के तौर पर ही अब कार्य करेंगे और आपको जो बैंकिंग लाइसेंस है जो कि आपको मार्च 23, 1994 में दिया गया था, उसे रद्द किया जाता है। इसी तरह का एक फैसला अप्रैल 2023 में RBI ने तब भी सुनाया था, इसी अप्रैल में, जब इन्होंने अदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था और इसको NBFC की तरह कार्य करने की अनुमति दी थी। As per the 27th issue of RBI's Financial Stability Report (FSR), what was the capital to risk weighted assets ratio (CRAR) of scheduled commercial banks in March 2023? RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के 27वें अंक के अनुसार मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना था? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी, 17.1%। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का जो है 27वां इशू जारी किया है जून के महीने में, और इसमें जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके बारे में चर्चा की जाती है। किसके द्वारा? जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की सब कमेटी है उनके द्वारा। इसकी हाईलाइट्स देख लेते हैं क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में। तो इसमें कहा गया है कि मार्च 2023 में जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो रहा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का 17.1% रहा, वहीं कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशो ये 13.9% रहा है। साथ ही इन्होंने बताया जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं GNPA रेशो है, ये जो है डाउन ट्रेंड इसमें देखने के लिए मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है और ये 10 साल के अपने निम्नतम लेवल पर पहुंच गया है, यानी कि 3.9% रहा है मार्च 2023 में। और जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NNPA रेशो है, इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है 1%। सिस्टम लेवल कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो इन मार्च 2024, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया है मार्च 2024 के लिए कितना रहेगा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो। तो बेसलाइन के हिसाब से देखें 16.1%, मीडियम में 14.7% और सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो में 13.3% रहने वाला है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच कंपनी अनाउंस्ड अ न्यू मिक्स्ड रियलिटी प्रोग्राम इन इंडिया,
किस कंपनी ने भारत में एक नए मिश्रित वास्तविकता कार्यक्रम की घोषणा की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए मेटा। देखिए मेटा ने भारत में मिक्स्ड रियलिटी प्रोग्राम MR इसको लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है और इसके तहत $250,000 का ग्रांट मेटा प्रोवाइड कराएगा इंडियन स्टार्टअप्स को, डेवलपर्स को ऐप वगैरह बनाने के लिए। आपको बता दें ये जो फंड है इसका मकसद है भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देना और एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी को जो है एक बूस्ट देना, इस तरह का इकोसिस्टम प्रोवाइड कराना। तो इस प्रोग्राम के तहत 5 इंडियन डेवलपर्स को चुना जाएगा, है ना, न्यू कंपनीज़ को चुना जाएगा। उनको मॉनेटरी ग्रांट दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी ताकि वो अपना जो इनोवेशन है उसको आगे बढ़ा सके। एक मंच उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। हु हैज़ वॉन केंद्र साहित्य अकेडमीज बाल साहित्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2023? वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है प्रिया AS। देखिए राइटर हैं प्रिया AS। इन्होंने केंद्र साहित्य अकेडमी का बाल साहित्य पुरस्कार जीता है साल 2023 के लिए। इनका नोवेल रहा पेरू मजाहते कुंजित हालुकल, ठीक है, ये नोवेल रहा, इसके लिए इन्हें मिला। इन्होंने 2018 में लिखा था। इससे पहले भी ये केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड जीत चुकी हैं अरुंधति रॉय का जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है इसको ट्रांसलेट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रिपोर्ट 2023? निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है सिलिकॉन वैली। आपको जानना चाहिए स्टार्टअप जिनोम द्वारा द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसमें बेंगलुरु ने 20वां स्थान हासिल किया है। अगर हम टॉप 5 रीजन की या फिर सिटीज़ की बात करें तो सिलिकॉन वैली यहाँ पर टॉप पर है, उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी है, तीसरे नंबर पर लंदन है। बोस्टन और बीजिंग ये अब तक 5th और 6th पोजीशन पर, ये अब तक जो है 4th और 5th नंबर पर रहा करते थे, लेकिन अब इनको जो है पीछे कर दिया है और ये 6th और 7th नंबर पर है। जो लॉस एंजलिस है ये 4th पोजीशन पर आ गया है और तेल अवीव 5th पोजीशन पर आ गया है। तो इस तरह से टॉप 7 बन गए हमारे, है ना, सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, ये टॉप 3, उसके बाद फिर लॉस एंजलिस, फिर तेल अवीव टॉप 5, फिर उसके बाद बोस्टन एंड बीजिंग टॉप 7। इसमें बताया गया है कि जो पुणे है वो पहले जो है 51 से 60 की रेंज में आया था 2022 में, लेकिन अब 31 से 40 की रेंज में मूव कर गया है। आप सभी जानते हैं US और चाइना के बाद भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यहाँ पर बताया गया है कि जो टॉप 100 इमर्जिंग इकोसिस्टम है इनका जो नेट वर्थ है ये 1.5 ट्रिलियन US है। और यूरोप जो रीजन है ये मोस्ट रिप्रेजेंटेड रीजन है इस इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में। सबसे ज़्यादा यूरोप से हैं जो सिटीज़ या फिर जो रीजन है जो इस रैंकिंग में आए हैं। आपको जानना चाहिए कि जो एक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बताती है ना, वर्ल्ड का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है किस तरह से चल रहा है, क्या क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। विच यूनिवर्सिटी टॉप द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको जानना चाहिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 रिलीज़ हो चुकी हैं और इसको टॉप किया है लगातार 12वें साल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने। दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज रहा है। तीसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रहा है। पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रहती थी तीसरे नंबर पर, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आ गया है तीसरे नंबर पर। आपको बता दें ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट है एक क्वाकोरेली साइमंड्स, तो ये इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी करता है और लगभग 1500 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर एनालिसिस किया गया है अक्रॉस 104 लोकेशंस। टॉप 5 परफॉर्मर अगर हम बात करें तो पहले पर MIT है, फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, फिर ऑक्सफोर्ड, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहीं अगर हम भारत की ओर से बात करें तो भारत की ओर से जो टॉप इंस्टीट्यूट इसमें रहा है ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IIT बॉम्बे। ये टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहा है इस रैंकिंग में, इसकी 149 रैंक है। और फिर दूसरे नंबर पर IIT दिल्ली है, 197th पोजीशन है। तो अगर हम भारत की ओर से भी टॉप 5 देखें तो IIT बॉम्बे हो गया जिसकी ओवरऑल 149 रैंक है, लेकिन भारत नंबर 1 पर है।
फिर IIT दिल्ली है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है, IIT खड़गपुर, फिर IIT कानपुर। Which university has secured the highest position among Indian universities in Times Higher Education's Asia University Rankings 2023? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है ISC बेंगलोर। आप राइट साइड में भी देख सकते हैं रैंकिंग। चलिए आगे जानते हैं डिटेल में। देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 लॉन्च की गई है और इसमें भारत की ओर से जो ISC बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये हाईएस्ट पोजीशन प्राप्त किया है। ओवरऑल रैंकिंग इसकी 48 है। टॉप 50 में देखें तो एक यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई है भारत की ओर से, वो ISC है। टॉप 100 में 4 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं और टॉप 200 में भारत की ओर से 18 यूनिवर्सिटी ने अपनी जगह बनाई है। तो यहाँ से आप टॉप अगर हम 10 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें भारत की ओर से तो ISC बेंगलोर है पहले नंबर पर, फिर GSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च है, उसके बाद तीसरे नंबर पर सुलिन यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज है, फिर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं टॉप 7 यहाँ पर हैं और बाकी की 3 यहाँ पर हैं। जामा मिलिया ये 8th पर है। IIT रोपड़ ने भी यहाँ पर अपनी जगह बनाई है 9th पोजीशन पर। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट 10वें नंबर पर है। अब बात करें ओवरऑल किसने टॉप किया है तो चाइना की सिंगुआ यूनिवर्सिटी ये पहले नंबर पर है, पेकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। दिवाली सेट टू बिकम अ स्कूल हॉलीडे इन विच यूनिवर्सिटी? न्यूयॉर्क। हु इज़ द पार्टी लीडर ऑफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा? संतोष कुमार सुमन। जो जीतनराम मांझी है वो फाउंडर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बनाई थी पार्टी, लेकिन अब संतोष कुमार सुमन है, ये इनके बेटे हैं। विच सिटी होस्टेड द समिट फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट? पेरिस, फ्रांस। Which state is going to host the world's fastest motorbike race MotoGP 2023? Answer is Buddha International Circuit in Greater Noida, Uttar Pradesh. Which edition of world's largest urban स्वच्छता सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान has begun? Answer is 8th। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? Assam's first underwater tunnel to come up under which river? Which group launched जीतेंगे हम campaign for 2023 ODI Cricket World Cup? Which country has been officially selected as the host country for the Under-17 World Cup? Which state has partnered with National Dairy Development Board to set up milk processing unit? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो ये 4th क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसका आंसर भी आप कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर स्पोर्ट लिखना भूल गया, ये जो है फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, Under-17 वर्ल्ड कप। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।